हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात करेंगे सेशन नंबर 38 की। और इस सेशन में हम लोग क्विजेस तो नहीं देखेंगे क्योंकि आज ये वीक का अंतिम एडिटोरियल है। इस वीक का कल आपका टेस्ट होना है, तो मंडे से सैटरडे तक जो कुछ भी आपने मेरे साथ सीखा है वो एक बार रिकॉल जरूर कर लीजिएगा। कल टेस्ट में जरूर अपीयर हों, देखें कि कहाँ आप स्टैंड करते हैं। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। उससे पहले एक जानकारी दे दूं कि ये वाला एक बैच चल रहा है। अगर आप यही एडिटोरियल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इससे फायदा क्या है कि आप बार बार में इंग्लिश सुनेंगे तो इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता। आप रीफ्रेजिंग सीखेंगे, इसी एडिटोरियल को अपनी भाषा में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये आर्ट डेवलप होगी। रीफ्रेजिंग करना सीख जाओगे तो प्रेसी राइटिंग करना आ जाएगा, जो कि आजकल बहुत सारे परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है। और ये प्रेसी राइटिंग अगर आपको आ गया तो मान के चलना कि आपका इंग्लिश पे कमांड बहुत ही गजब हो जाएगा। तो ये बैच आप प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारे बैचेस हैं एप्लीकेशन पर, आशीष क्लासेस पर। वो बैचेस ले सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल 30% ऑफ भी चल रहा है, 2-3 दिन के लिए ये ऑफर वैलिड है। तो आप अभी समय रहते इस बैच में एक्सेस ले सकते हैं, आरएएस वाले बैच में एक्सेस ले सकते हैं। ट्रांसलेशन का बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। एलडीसी, आरएसएसबी एलडीसी का जो एग्जाम है राजस्थान में, उसके लिए बैच चल रहा है ना। बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उनमें एक बार आप जरूर जाके देखिए, और जानकारी चाहिए हो तो इस पे व्हाट्सएप करके सूचना ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले एडिटोरियल किस बारे में है ये जानिए। तो द एडिटोरियल डिस्कसेस इंडियाज ग्रोइंग डिमांड फॉर पल्सेज। भारत में जो बढ़ती हुई डिमांड है पल्सेज, और ब्रैकेट में लिखा है दाल, पल्स मतलब दाल है, लेंटिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेंटिल, दाल। तो भारत में दाल जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको डिस्कस करता है। एंड द स्ट्रक्चरल वीकनेसेस। स्ट्रक्चरल का मतलब ये मान लो आधारभूत, संरचनात्मक, सिस्टमेटिक गड़बड़ है। ठीक है, अंदरूनी ही गड़बड़ है। वीकनेसेस जो हैं, कमजोरियां हैं, उसके बारे में। इन द एग्रीकल्चर सिस्टम, कृषि वाले सिस्टम में, दैट प्रिवेंट द कंट्री। और ये दोनों चीजें, एक तो बढ़ती हुई डिमांड और स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, ये दोनों ही क्या करती हैं? ये मतलब ये स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जो हैं ये क्या करती है? ये देश को रोकती है फ्रॉम अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी, कि भारत आत्मनिर्भर बन जाए, इस चीज से रोकती है। तो हम बात करेंगे भारत में दाल की बढ़ती हुई डिमांड के बारे में। हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उस बारे में। और ये वीकनेसेस जो हैं भारत को रोकती है आत्मनिर्भर बनने से। ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो टाइटल आपको दे रखा है फार्मर्स पल्स। सबसे पहली बात जो आप सीखने वाली यहां पे है वो है कि फार्मर्स दे रखा है प्लूरल। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब है एक किसान से संबंधित। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब है अनेक किसानों से संबंधित। तो प्लूरल नाउन हो, लास्ट में एस और ईएस हो, तो ये ऊपर वाले जो कॉमा है इसे हम अपोस्ट्रोफे बोलते हैं, ये एस के बाद लगनी चाहिए। लेकिन अगर नाम आता है, मान लो यूएस आ गया, नाम है, इसमें अगर अपोस्ट्रोफे लगाना है तो अपोस्ट्रोफे एस लगेगा, खाली अपोस्ट्रोफे नहीं लगाएंगे इसमें, ये गलत हो जाएगा। तो नाम हो तो एस के बाद में भी अपोस्ट्रोफे एस आ सकता है। अगर वैसे नाउन हो तो फिर अपोस्ट्रोफे ही लगेगा, अपोस्ट्रोफे एस रिपीट नहीं होगा। फार्मर्स पल्स का मतलब है किसानों की नब्ज। पल्स के दो मतलब होते हैं, एक तो पल्स का मतलब होता है दाल, और एक पल्स का मतलब होता है नब्ज। तो दाल ही किसानों की नब्ज बनी हुई है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। ऑन इंडिया एंड इट्स डिमांड फॉर पल्सेज। डिमांड जब नाउन हो तो उसके साथ में हम फॉर लगा सकते हैं, याद रखिए। डिमांड वर्ब हो तो मत लगाना, लेकिन डिमांड नाउन हो तो इसके साथ हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑन इंडिया एंड इट्स डिमांड फॉर पल्सेज, भारत और भारत की जो डिमांड है पल्सेज को लेकर, उसको लेकर लिखा गया है। ओनली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी। केवल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स जो हैं वो नाउन है, स्ट्रक्चरल जो है ये एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में लास्ट में एल मिलता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव से पहले जो सामान्यतः आता है वो एडवर्ब होता है जनरली। तो केवल संरचनात्मक सुधार, स्ट्रक्चरल क्या होता है? आधारभूत, संरचनात्मक। ठीक है। प्रोडिजस, क्या प्रोनाउंसिएशन है? प्रोडिजस। प्रोडिजस का मतलब है विशाल, बहुत ज्यादा। प्रोक्योरमेंट का मतलब है खरीद। अब्जॉर्ब का मतलब है कंज्यूम करना, टेक इन करना, मतलब उपभोग करना, उपभोग करना।
ठीक है। तो कह रहा है कि केवल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये आपका एडवर्ब हो गया पूरा, इस सेक्टर में जगह बता रहा है ये। ठीक है, वो क्या कर सकता है, इंश्योर कर सकता है, ये वर्ब है इसकी, ओनली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, किसको, फूड सिक्योरिटी को, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये इंश्योर जो है इसका मतलब होता है टू मेक श्योर, इंश्योर का मतलब है टू मेक श्योर, हिंदी में इसको कहेंगे सुनिश्चित करना। ऐसे ही एक वर्ड होता है श्योर, अश्योर का मतलब आश्वस्त करना होता है, आश्वस्त करना, इसको इंग्लिश में कहेंगे टू मेक बिलीव, किसी को विश्वास दिलाना। एक होता है इंश्योर, वो बीमा करना होता है, सुरक्षा देना होता है। तो क्या कह रहा है, केवल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि वाले क्षेत्र में केवल संरचनात्मक या आधारभूत सुधार हैं, वही फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, वही खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, क्या कहना चाह रहा है, इंडिया मैनेजेस प्रोडिजियस डिमांड, भारत जो है वो मैनेज करता है, प्रबंधित करता है किसको, अपनी इस डिमांड को, ये ऑब्जेक्ट है, इसको प्रोडिजियस कहेंगे, विशाल। भारत अपनी बहुत भारी भरकम जो डिमांड है पल्सेस को लेकर, दालों को लेकर, वो पूरी करता है कैसे, इसका यूज करते हुए। दो तीन चीजें बताइए। अ मिक्स, मिक्स जो है मिक्सचर है, ब्लेंड है, मिश्रण है कुछ चीजों का, उनमें से एक चीज तो है इंपोर्ट पॉलिसी बनाकर, दूसरी चीज है प्राइस स्टेबलाइज करके, कीमतों को स्थिर करके, और तीसरा है कंडीशनल एमएसपी प्रोक्योरमेंट, की शर्त के आधार पर एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद, प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीद होती है, इन तीनों से मैनेज करता है। तो कह रहा है कि भारत अपनी भारी भरकम जो डिमांड है पल्सेस को लेकर, दालों को लेकर, ये कुछ चीजों को मिलाकर पूरी करता है। इसमें से एक तो इंपोर्ट पॉलिसी बनाकर, दूसरा प्राइस स्टेबलाइजेशन से, और तीसरा सशर्त, शर्त के आधार पर एमएसपी प्रोक्योरमेंट से, इससे दालों की कमी पूरी करता है। इंपोर्ट्स आर द मोस्ट सेंसिटिव, अब इंपोर्ट्स वाला मुद्दा जो है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, केवल मोस्ट सेंसिटिव जो है, इससे पहले दै तो गलत रखा है क्योंकि ये डिग्री, सॉरी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन नहीं है, लेकिन भाई ये एक्चुअल में एरिया इसमें अंडरस्टूड है कि ये तीन क्षेत्र बताए, तीन चीजें बताई, इसमें से सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है वो क्या है, इंपोर्ट्स। तो ये इस प्रकार से मोस्ट सेंसिटिव जो है, इसके बाद में एरिया या पॉइंट अपने आप अंडरस्टूड है, इसलिए यहां पे दे लग रहा है, वरना बिना नाउन के दे एडजेक्टिव में नहीं लगता है। इंपोर्ट सबसे सेंसिटिव है क्योंकि ये कंजंक्शन है। अ सिंगल सेंट्रल डिसीजन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक सरकार ने, एक केंद्रीय डिसीजन मान लो हो गया, सरकार ने निर्णय ले लिया, तो वो क्या कर सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये एडवर्ब, वो इमीडिएटली लोअर कर सकता है, वो इमीडिएटली कम कर सकता है, लोअर है रिड्यूस करना, वर्ब है ये, किसको, घरेलू खर्च को, जबकि सप्लाई जो है टाइट हो, जब सप्लाई बहुत ही कम हो। ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, हर्टिंग फार्मर्स, किसानों को ये चीज आहत कर जाती है। एंड नोइंग दैट, और ये जानते हुए कि मार्केट्स कैन नॉट ऑलवेज एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा सप्लाई, की मार्केट जो है वो हमेशा ही तो एक्स्ट्रा सप्लाई को एब्जॉर्ब कर नहीं सकते। मार्केट्स, ये वर्ब हो गई। ठीक है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एब्जॉर्ब मैन वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, एक्स्ट्रा सप्लाई इसका ऑब्जेक्ट है, इसमें एक्स्ट्रा एडजेक्टिव है, सप्लाई नाउन है। एक बार फिर समझ लीजिए यहां तक। इंपोर्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि एक सरकारी डिसीजन, एक केंद्रीय डिसीजन जो है वो तुरंत ही हाउस होल्ड स्पेंडिंग को कम कर देता है। ठीक है, व्हेन सप्लाई इज टाइट, जब सप्लाई बहुत कम होती है, मतलब आपने सामान जो है दूसरे देशों से मंगा लिया क्योंकि सप्लाई इतनी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इससे एक निर्णय जो आपका इंपोर्ट पॉलिसी आप बनाते हो, उससे किसानों को हर्ट होना पड़ता है, किसानों को आप हर्ट करते हैं और विदेशों से सामान मंगवा लेते हैं। और ये कह रहा है कि एक तो सेंट्रल डिसीजन जो है वो हाउस होल्ड सप्लाई को कम कर सकता है जब सप्लाई टाइट हो, है ना, ये बीच में छोड़ देते हैं अगर इस बात को समझ में आएगा, और ये जानते हुए कि मार्केट जो है वो हमेशा ही एक्स्ट्रा सप्लाई को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उपभोग नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर पढ़ लीजिए। पहला वर्ड दे रखा है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब है बाध्य करना, मजबूर करना। इंप्लाई, इंप्लाई का मतलब होता है अर्थनिहित होना, संकेत देना, अर्थनिहित होना। पॉलिटिकली फ्रॉड का मतलब है राजनीतिक रूप से संवेदनशील, राजनीतिक रूप से संवेदनशील, राजनीतिक रूप से संवेदनशील। ये सब
पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाती है, आशीष क्लासेस नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप ये कलेक्ट कर सकते हैं अलोंग विद वोकैबलरी की शीट भी अलग से मिलती है आपको वहां पे। स्टांस जो है इसका मतलब होता है नजरिया। स्टांस का मतलब क्या होता है? नजरिया। और रिवाइवल का मतलब होता है पुनरुत्थान कह सकते हो, पुनः सक्रियता आना कह सकते हो, पुनरुत्थान। ठीक, अब देखिए, सो व्हेन द यूएस सेड दैट इट्स ट्रेड डील विद इंडिया ऑब्लिगेटेड इंडिया, तो जब यूएस ने यह कहा कि भारत की जो ट्रेड डील हुई भारत के साथ इसकी, उसने भारत को मजबूर कर दिया दाल खरीदने के लिए अमेरिकन सप्लायर से। ठीक है, तो कह रहा है व्हेन द यूएस सेड, जब यूएस ने यह कहा कि भारत की जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका की भारत के साथ उसने भारत को मजबूर कर दिया कि अमेरिकन सप्लायर से आप दाल खरीदो। इट इंप्लाइड दैट, इसका मतलब यह था कि दैट गवर्नमेंट हैड अग्रीड टू कमिटिंग इंपोर्ट्स अगेंस्ट फार्मर्स इंटरेस्ट, कि इसका मतलब यह हुआ कि भारत जो है भारतीय किसानों से दाल तो खरीद नहीं रहा, अमेरिका से खरीद रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया, मतलब डिमांड ज्यादा है भारत में, सप्लाई टाइट है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई टाइट है। ठीक, इसलिए ये इंपोर्ट पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट। इसी का बात बता रहा है कि इसका अर्थ ये हुआ कि भारत सरकार जो है वो सहमत हो गई इंपोर्ट करने के लिए, किसके अगेंस्ट? किसानों के हितों के अगेंस्ट। अ पॉलिटिकली फ्रॉड स्टैंस, ये एक राजनीतिक और संवेदनशील मुद्दा है इन इंडिया, भारत में। कब से? 2020-21 से, जब फार्म लॉ प्रोटेस्ट आए थे, है ना, जब फार्म लॉ प्रोटेस्ट हुए थे, जो कृषि संबंधी कानून थे, आंदोलन हुए थे तब से। एंड विच माइट सी ए रिवाइवल नाउ, और ये आंदोलन हो सकता है कि दोबारा से उजागर हो जाएं, दोबारा से सामने आ जाएं। सो इसलिए ये कंजंक्शन है। नया वाक्य स्टार्ट कर रहे हैं अपन। वैन जो है, वैन से ये एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब है। वैन द यूएस सेड, जब यूएस ने कहा, ये आपका एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, इसमें यूएस जो है वो सब्जेक्ट। तो जब यूएस ने कहा, ये वर्ब, क्या कहा? ये कंजंक्शन। ये कहा कि इट्स ट्रेड डील, ये हो गया, इस यूएस के लिए आ रहा है सब्जेक्ट। किसके साथ? भारत के साथ। ये प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है ये नाउन। इसकी ट्रेड डील ने ऑब्लिगेट किया, पास्ट इंडेफिनिट है, किसको? भारत को। ये ऑब्जेक्ट है, क्या करने के लिए? परचेज करने के लिए। क्या परचेज करना है? ये टू परचेज तो हो गया इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है पल्सेज। कहां से? अमेरिकन सप्लायर से। तो जब यूएस ने यह कहा कि उसकी ट्रेड डील ने भारत को ऑब्लिगेट कर दिया, कंपेल कर दिया, बाइंड कर दिया, फोर्स कर दिया, किस लिए? पल्सेज खरीदने के लिए अमेरिकन सप्लायर से, तो इसका मतलब यह हुआ, इंप्लाइड का मतलब है अर्थनिहित होना, इसका संकेत यह था कि ये कंजंक्शन, कि द गवर्नमेंट हैड अग्रीड, कि सरकार जो है वो सहमत हो गई थी। ठीक है, टू कमिटिंग इंपोर्ट्स, किस लिए सहमत हो गई थी? कमिटिंग, अब देखो, अग्रीड टू कमिटिंग इंपोर्ट्स अगेंस्ट फार्मर्स इंटरेस्ट, ये सहमत हो गई इस चीज से, ये करने के लिए कि किसानों के हितों के खिलाफ इंपोर्ट कमिट करने के लिए। कमिट का मतलब यहां पे एग्जीक्यूट करना मान लो, है ना, कि आपने आयात को मंजूरी दे दी किसानों के हितों के खिलाफ। अब ये लॉन्ग डैश लगा के समझाया, अपॉलिटिकली फ्रॉड स्टैंस, स्टैंस का नजरिया होता है। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील मुद्दा है भारत में। कब से? जब से ये हुए थे आंदोलन, और लगता है ये विचारा उन्हीं आंदोलनों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन ये हो सकता है कि देखे, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, अ रिवाइवल ए डिटर्मिनर, रिवाइवल जो है वो नाउन है, नाउ एडवर्ब है। तो हो सकता है कि दोबारा से वो आंदोलन देखने को मिल जाए, दोबारा से वो आंदोलन रिएक्टिवेट हो जाए, है ना, रिवाइवल हो जाए, उनका रिसर्जेंस हो जाए। क्लियर? आइए नेक्स्ट पर। होवर का मतलब है मंडराना। मंडराना मतलब किसी एक स्थान पर लंबे समय तक रहना। एस्टिमेटेड का मतलब है लगभग कह सकते हो, पूर्वानुमानित कह सकते हो। अकाउंट फॉर का मतलब है इतना भाग कवर करना, है ना, मतलब शामिल करना, बनाना, इतना पार्ट बनाता है, ये मतलब है इसका। तो इंडियाज पल्स आउटपुट, आउटपुट होता है प्रोडक्शन, भारत का जो दालों का उत्पादन है, प्रोडक्शन, भारत का दालों का उत्पादन जो है, हैज होवर्ड अराउंड 2.5 करोड़ टन इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में 2.5 करोड़ टन उत्पादन रहा है।
while demand is estimated to be 3 करोड़ टन, डिमांड रही है 3 करोड़ टन। इंपोर्ट्स फिल द गैप, अब इसका गैप जो है 2.5 से 3 करोड़ के बीच का, वो इंपोर्ट ही इस गैप को फिल करता है, आयात से ही इस गैप को भरा जाता है। पल्सेज अकाउंट फॉर, जो दालें हैं वो लगभग बनाती हैं रफली अ क्वार्टर ऑफ नॉन सीरियल प्रोटीन इंटेक। नॉन सीरियल मतलब गैर अनाज, नॉन सीरियल गैर अनाज मतलब वो प्रोटीन इंटेक, वो प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं और अनाज के बगैर लेते हैं, तो उसमें दाल जो है वो लगभग 1/4 कवर करता है इसका। एंड सपोर्ट 5 करोड़ फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज, और 5 करोड़ किसानों को और उनके परिवारों को सपोर्ट करती है दाल। ठीक है। इंडियाज पल्स आउटपुट, भारत का दाल का उत्पादन हैज होवर्ड अराउंड, होवर्ड अराउंड इर्द गिर्द रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। किसके इर्द गिर्द रहा है? 2.5 करोड़ टन के इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में। वाइल कंजंक्शन है, जबकि डिमांड जो है वो इज एस्टिमेटेड, ये एडजेक्टिव है ऐसे यहां पे, है ना। ये लगभग कितनी रही है? ये रही है 3 करोड़ टन की। इंपोर्ट्स जो हैं वही इस गैप को भरते हैं, गैप जो है ऑब्जेक्ट है, इंपोर्ट्स जो हैं वही इस गैप को भरते हैं। पल्सेज अकाउंट फॉर रफली ए क्वार्टर ऑफ नॉन सीरियल प्रोटीन इंटेक। पल्सेज जो हैं, दाल जो है वो अकाउंट फॉर मतलब बनाती है, फॉर्म करती है, रफली लगभग, अप्रोक्सीमेटली, नियरली। अ क्वार्टर मतलब 1/4, ये है नियरली, इसका मतलब है 1/4। तो दाल जो है लगभग कितना पार्ट कवर करती है? 1/4 किसका? नॉन सीरियल, इसको सीरियल बोलते हैं, गैर अनाज प्रोटीन इंटेक। जो बिना अनाज के प्रोटीन आप ले सकते हो, इंटेक, प्रोटीन इंटेक मतलब प्रोटीन कंजम्पशन, इस इंटेक का मतलब है कंजम्पशन, उसका 1/4 भाग कौन कवर करती है? दाल। और ये 5 करोड़ किसानों और उनके परिवारों को सपोर्ट करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर पढ़िए। रिजीम का मतलब है तंत्र, रिजीम का मतलब क्या है? तंत्र। सिस्टम कह सकते हो, है ना, ढांचा कह सकते हो। यील्ड का मतलब है उत्पादन, यील्ड मतलब है उत्पादन। अब देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ ए रिलायबल एमएसपी रिजीम एज द फॉर राइस एंड व्हीट। अब चूंकि रिलायबल एमएसपी रिजीम नहीं है, भरोसे के लायक न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला सिस्टम नहीं है ना, इसकी अनुपस्थिति में, अब ये किसके लिए नहीं है? ना चावल के लिए ना गेहूं के लिए, तो इसके अनुपस्थिति में फार्मर्स फेस ऑर्गेनाइज नेग्लेक्ट ड्यू टू वीक प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म। किसान जो है वो सामना करते हैं ऑर्गेनाइज्ड नेग्लेक्ट, मतलब संगठित रूप से नकारा जाता है, उपेक्षा की जाती है राइस और व्हीट की, है ना। किस कारण से? कमजोर यहां पे खरीद सिस्टम है, इसलिए। द रिस्क ऑफ रेन फेड कल्टीवेशन, खतरा है वर्षा आधारित खेती का। एंड यील्ड्स लोअर देन इंटरनेशनल कंपिटिटर्स, और जो उत्पादन है वो अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धी हैं भारत के, उनकी तुलना में कम होता है, इसके चलते। ठीक है। इन 2019 टू 2024, तो 2019 से 2024 तक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम, जो गवर्नमेंट की खरीदारी रही प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत, फ्लक्चुएटेड, वो डगमग रही, हिलती डुलती रही, कितने से कितने के बीच? 2.9% से लेकर 12.4% तक। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल एमएसपी रिजीम, इसकी अनुपस्थिति में, रिजीम सिस्टम होता है, इन द एब्सेंस ऑफ की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति? रिलायबल एमएसपी रिजीम। रिलायबल एडजेक्टिव है, भरोसे के लायक। एक भरोसे के लायक एमएसपी रिजीम नहीं है, मतलब डिपेंडेबल, ट्रस्टेबल। ठीक है। एज फॉर राइस एंड व्हीट, ये थोड़ा मैंने गलत पढ़ लिया। एज फॉर मतलब जैसा कि इसके लिए है, जैसा कि राइस और व्हीट के लिए है, उतना रिलायबल एमएसपी रिजीम नहीं है। ठीक है। जितना राइस और व्हीट के लिए है वैसा रिलायबल एमएसपी रिजीम नहीं है उसकी अनुपस्थिति में। हाउ एवर फार्मर्स फेस ऑर्गेनाइज नेग्लेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है जिसमें ये एडजेक्टिव है, नेग्लेक्ट नाउन है, नेग्लेक्ट मतलब इग्नोरेंस। ठीक है। ये एक संगठित क्या नेग्लेक्ट का सामना करते हैं, ड्यू टू, किसके कारण? एक तो ये है वीक प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म, की कमजोर खरीद सिस्टम है, इसलिए। दूसरा काम यह है कि वर्षा आधारित खेती है, उसका खतरा है। और तीसरा है यील्ड्स, जो उत्पादन है, लोअर देन, देन लगेगा, लोअर देन, डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए देन आ रहा है यहां पे, इंटरनेशनल कंपिटिटर्स, है ना। और जो खेती है वो
इंटरनेशनल कंपटीटर से कम है, मतलब ये जो उत्पादन है वो इंटरनेशनल कंपटीटर से कम है, इनके कारण इनको ऑर्गेनाइज नेग्लेक्ट का सामना करना पड़ता है। इन 2019-14 ये एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है ये सब्जेक्ट, अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम, किसके तहत? प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ये फ्लक्चुएट हुई, किस किस के बीच में? इसके बीच में, बिटवीन के साथ एंड लगेगा, प्रोडक्शन का इतने से इतना परसेंट ये फ्लक्चुएट हुई गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, मतलब सरकारी खरीद जो है इसके बीच रही। देखिए, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब है बिना इसका विचार किए, बगैर ध्यान दिए, इस चीज पर ध्यान दिए। इंसेंटिवाइज का मतलब है प्रेरित करना, इंसेंटिवाइज का मतलब है प्रेरित करना। विशस का मतलब है कुचक्र कह सकते हो, हानिकारक कह सकते हो, है ना, नकारात्मक चक्र, कुचक्र लिख दीजिए, विशस साइकिल होता है कुचक्र। मैनी स्टेट्स ऑल्सो हैव इनएडिक्वेट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, कई सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनके पास खरीद केंद्र ही नहीं है, अपर्याप्त हैं। फोर्सिंग फार्मर्स टू सेल टू प्राइवेट ट्रेडर्स, अब खरीद केंद्र नहीं है तो किसानों को मजबूरन जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनको बेचना पड़ता है ना, बिना ऑफिशियल एमएसपी पर ध्यान दिए। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम ये निकलता है कि फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज्ड टू अंडर इन्वेस्ट इन पल्सेज, कि किसान इसलिए ये प्रलोभन उनको आ जाता है कि भाई पल्सेज में, दालों में थोड़ा कम इन्वेस्ट करें, लीडिंग टू ए विशियस साइकिल। अब जो कि कम इन्वेस्ट करेंगे, कम दालों को ग्रो करेंगे तो उससे एक कुचक्र पैदा हो जाता है। मैनी स्टेट्स सब्जेक्ट है जिसमें मैनी डिटर्मिनर और स्टेट्स नाउन, बहुत सारे स्टेट्स हैं। ऑल्सो ये एडवर्ब है, ठीक है, और ये एडवर्ब जो है मैन वर्ब से पहले आता है, ये मैन वर्ब है। इनएडिक्वेट एडजेक्टिव, प्रोक्योरमेंट नाउन, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स नाउन। तो बहुत सारे स्टेट्स के पास ये हैव का मतलब है परचेज, रखना, ओन करना। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास अपर्याप्त प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है। फोर्सिंग, फोर्स करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो किसानों को फोर्स करता है, किस लिए? प्राइवेट ट्रेडर्स को सेल करने के लिए। किसके ध्यान दिए बगैर? ऑफिशियल एमएसपी का ध्यान दिए बगैर। ऑफिशियल एडजेक्टिव है, एमएसपी नाउन है, ये डिटर्मिनर है। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम ये निकलता है कि फार्मर्स जो हैं वो इंसेंटिवाइज्ड हो जाते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल का, फार्मर सब्जेक्ट आर इंसेंटिवाइज्ड वर्ब, और प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है, किस लिए? अंडर इन्वेस्ट करने के लिए। किस में? इस सेक्टर में। इसका परिणाम ये निकलता है कि विशस साइकिल बन जाता है, ये एडजेक्टिव, ये नाउन। चूंकि किसान उगाएंगे कम, अंडर इन्वेस्ट करेंगे तो दाल की कमी तो वैसे ही है, और कमी यहां पे हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, देखें, इनएडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त, तो ये जाएगा 3 नंबर, तो 1 तो जुड़ेगा 3 से। प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीद है, तो बाई ऑफिशियली 1 नंबर से। विशस साइकिल का कुचक्र है, हार्मफुल साइकिल है, 2 नंबर। इंसेंटिवाइज्ड का मतलब इंकरीज्ड है, 4 नंबर। और फिर क्या बचा? 5 नंबर। ऑफिशियल एमएसपी मतलब जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है इतना प्राइस मिलेगा, वो ऑफिशियल एमएसपी है। तो ये था साहब आज के इस एडिटोरियल में। कल मिलेंगे हम ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।